नीट 2025 को निकले हुए लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, तो इसका मतलब है अगले नीट यानी नीट 2026 के लिए आपके पास 9 महीने का समय शेष है। तो बच्चों, मेरे पास हमेशा एक रिवीजन स्ट्रैटेजी जो होती है उसके लिए 3 स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। देखो, हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर खुद अपने बोर्ड पे नोट्स लिखता है, तो आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, आपको भी अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तरह की किताबें, अलग अलग तरह के मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। समय लग रहा है तो समय लगने दो, क्योंकि अगर कोई चीज में समय लगता है इसका मतलब वो बेहतर रूप से तैयार हो रही है। हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, और जैसा जैसा महीना गुजर रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी भी और बेहतर होती जा रही होगी। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, ये क्यों है, किस लिए है, तो आपने जैसा देख ही लिया होगा, रिवीजन स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि लगभग नीट 2025 को निकले हुए लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, और अगर 3 महीने निकल चुके हैं तो इसका मतलब है अगले नीट यानी नीट 2026 के लिए आपके पास 9 महीने का समय शेष है। तो क्या कर रहे हैं सर, क्या चल रहा है, कैसा चीजें हो रही हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं? तो एक सिंपल सा वीडियो है बच्चों, एक सिंपल सी चीज है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के जरिए ये समझेंगे कि आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ाई आप कर रहे होंगे, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है और किस तरह से आपको रिवीजन भी करना है। तो बच्चों, मेरे पास हमेशा एक रिवीजन स्ट्रैटेजी जो होती है उसके लिए 3 स्टेप अप्रोच है। ठीक है, हमारे पास जो है वो कैसी अप्रोच हम यूज करने वाले हैं बच्चों? 3 स्टेप अप्रोच। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और ये 3 स्टेप अप्रोच है ना, बेसिकली बच्चों, ये आपके पढ़ने के तरीके को लेकर और आपके रिवीजन को लेकर बिल्कुल कारगर काम करेगी। कैसा होता है बच्चों? सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में आपके पास आता है बच्चों आपका क्लास का लेक्चर। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं बच्चों, आप लोग हमेशा हमारी लाइव क्लास अटेंड करते हैं, तो अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, मतलब बेस्ट चीज है भाई। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर पा रहे हैं तो वो सबसे बेहतर है। बट अगर काफी बार अगर आप लाइव क्लास नहीं भी देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखते होगे। तो सबसे पहले तो आपको क्लास लेक्चर देखना है बच्चों, क्योंकि जब आप क्लास लेक्चर देखते हो तो टीचर जो है वो एनसीईआरटी को आसान करके बताता है। एनसीईआरटी का जो एसेंस है, एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, एनसीईआरटी को जो सारांश है, उसको आसान करने का जो कार्य है वो शिक्षक का है। देखिए, किताब तो सबके पास है, एनसीईआरटी बुक सबके पास है, पेपर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, यह भी हमें मालूम है। लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन का क्या मतलब है? एनसीईआरटी की जो कोई भाषा अगर जटिल है तो उस भाषा को आसान से कैसे समझा जाए, उस लाइन के पीछे जो भाव है वो कैसे समझा जाए, उसमें शिक्षक का योगदान रहता है। तो आपको सबसे पहले तो क्लास लेक्चर देखना है बच्चों, और क्लास लेक्चर के साथ साथ जो नोट्स आपको बनाए जाते हैं वो जरूर पढ़ना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बच्चों कि जब आप नोट्स से पढ़ रहे हो और नोट्स अपने हाथ से लिखो। देखो, हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर खुद अपने बोर्ड पे नोट्स लिखता है, तो आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, आपको भी अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। आपने अपने हाथ से जो नोट्स लिखे हुए हैं, क्लास में जो टीचर ने लिखा रखा है, वो नोट्स अगर आपने हाथ से लिखे हुए हैं तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसमें आपको यह नहीं सोचने की जरूरत है कि सर यार वापस क्यों लिखे, सर ये नोट्स लिखने जरूरी है क्या, सर हम पढ़ लेंगे, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, सर हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। अरे बेटा, आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो मेहनत से मत घबराओ। और अगर कोई टीचर आपसे कह रहा है कि नोट्स बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, तो वो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। हाथ से लिखी हुई चीज जीवन भर याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। तो जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए उसके नोट्स आप अपने हाथों से जरूर बनाओ। 50% काम, या 50 क्या, मैं आपसे कहूं 70% काम आपका इसी में हो जाएगा। क्लास लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, चीजें आपको आसान हो रही हैं, और एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाएंगी वो नोट्स में क्लियर हो जाएगी। तो जब आपने ये स्टेप 1 है बच्चों, आपने क्लास के लेक्चर्स देख लिए, भले ही वो लाइव देखे या रिकॉर्डेड देखे, और नोट्स आपने बना लिए, तो आधे से ज्यादा काम हो गया हमारा। अब जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है,
जब एक टीचर वो चैप्टर कंप्लीट करवा देता है, उसके नोट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तब स्टेप 2 है आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, पहले नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि अगर आपने कोई चैप्टर टीचर पढ़ने से पहले एनसीईआरटी से पढ़ा है तो हो सकता है आपने कुछ चीजें मिस कर दी होंगी, हो सकता है कुछ लाइन आपने मिस कर दी होंगी, हो सकता है कुछ लाइन में आपको दिक्कत आई होगी। लेकिन जब एक टीचर ने आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, उसमें आपको नोट्स लिखवा दिए हैं, तो उसके बाद एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाती है। एनसीईआरटी की लाइनें समझना आसान हो जाता है, एनसीईआरटी का भाव समझना आसान हो जाता है, और हम फिर उसकी लाइन या शब्द मिस नहीं करते। तो हमेशा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, उसके नोट्स कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है। इसका मतलब आपका थ्योरी पोर्शन पूरा कवर हो गया बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तरह की किताबें, अलग अलग तरह के मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में हम नोट्स लिख रहे हैं और एनसीईआरटी की रीडिंग आप कर रहे हो, थ्योरी के लिए यह पर्याप्त है। फिर क्या आता है बच्चों? फिर आता है स्टेप 3। सर हमने क्लास लेक्चर्स देख लिए, क्लास लेक्चर से हमको चीजें समझ आ गई, नोट्स हमने बना लिए, नोट्स से हमको यह पता चल गया कि ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और फिर हमने देखा कि यार एनसीईआरटी रीडिंग करके हमारी तैयारी 360 डिग्री हो गई है। लेकिन अब उसके बाद आता है सवाल प्रैक्टिस का, ठीक है ना? और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए आपको बच्चों रोज की डीपीपी मिलती है, आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, और हम लोग पीवाईक्यूज भी क्लास में करवाते हैं। तो हर चैप्टर की डीपीपीज हैं, मॉड्यूल के प्रश्न हैं और पीवाईक्यूज हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको पता चले कि हां यार जो चीजें मैंने पढ़ी है, जो चीजें मैंने समझी है, जो चीजें मैंने लिखी है, उसको मैं क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व कर पा रहा हूं। बस इतना आसान ही है सर। बिल्कुल बच्चों, चीजों को आसान करने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। और हर चीज आसान होती है, हर चीज को आसान बनाया जा सकता है, और जब आप चीजों को आसान बना सकते हो तो फिर आप कोई भी एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो। तो यही तरीका है बच्चों रिवीजन का। अब इसमें क्या होगा सर? काफी बार बच्चे बोलते हैं सर हमारा को सर समय ज्यादा लग रहा है। पहला सवाल आता है कि सर समय कम है, सर हमको एक चैप्टर में ज्यादा समय लग रहा है, रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, चैप्टर को याद करने में समय लग रहा है। तो अच्छी बात है बच्चों, समय लग रहा है तो समय लगने दो, क्योंकि अगर कोई चीज में समय लगता है इसका मतलब वो बेहतर रूप से तैयार हो रही है। ठीक है, इमारत कितनी ऊंची जाएगी ये किस पे निर्भर करता है बच्चों? इमारत कितनी ऊपर जाएगी ये निर्भर करता है उसकी नींव कैसे है, उसका बेस कैसा है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है, आपका बेस ही कमजोर है, तो वो लंबी इमारत नहीं बन पाएगी बच्चों। तो अगर आप कोई चीज को पहली बार पढ़ रहे हो, कोई चीज को पहली बार समझ रहे हो, किसी चीज को पहली बार लिख रहे हो, तो आराम से तसल्ली से पढ़ो, आराम से तसल्ली से तैयारी करो। क्योंकि जब आप आराम से करोगे, तसल्ली से करोगे, कहीं भागना दौड़ना नहीं है, आराम से करोगे, तसल्ली से करोगे, फोकस करके करोगे, तो आप कोई चीज मिस नहीं करोगे, आप उस चीज का निचोड़ समझ पाओगे, और फिर उस चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। इसे हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहते हैं, और इसमें अगर समय लगता है तो लगने दो, अभी काफी समय है बच्चों। और अभी सर वन शॉट देखें क्या सर, वन शॉट पढ़ लें क्या सर, ये जल्द में कर ले क्या? जल्दबाजी करने से, वन शॉट इस समय करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। उसका समय आएगा जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब आपका चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, फिर हम दिसंबर के बाद जब जनवरी फरवरी का महीना आता है, तब हम वन शॉट के जरिए और बेहतर तरीके से तेजी से रिवीजन करते हैं। लेकिन अभी आराम, अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि जल्दबाजी करने पर चीजें छूट जाती हैं। हमें आराम से पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है, हर एक लाइन, हर एक शब्द, हर एक पेज के बारे में समझना है। तो बस इसी तरह से बच्चों मेहनत करनी है, इसी तरह से पढ़ाई करनी है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हां, एंट्रेंस में कंपटीशन जरूर है बच्चों, प्रतिस्पर्धा तो है, क्योंकि 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं और सीटें लगभग लाख के आसपास होती हैं, तो कंपटीशन तो है। लेकिन इस कंपटीशन में सफल होने के लिए, इस कंपटीशन को समझने के लिए आपको
बिना बोझ लिए, बिना तनाव लिए और बिना प्रेशर लिए आराम से मेहनत करनी है। जब आप आराम से मेहनत करोगे, तसल्ली से मेहनत करोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी में ये 3 स्टेप अप्रोच जो है, चीजों को सिंपल रखिए, आराम से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।